हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में एक ही चैप्टर है। यूनिट 5 का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आना है, जिनमें से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, विद्युत चुंबकीय तरंगों को परिभाषित कीजिए तथा इनकी विशेषताएं लिखिए। तो हेडिंग बना लेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक, तो क्या है, जब कोई दोलायमान या त्वरित मतलब कोई चलायमान विद्युत आवेश गति करता है, तब विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दिशा में उत्पन्न होते हैं। ठीक, ध्यान रखना यहाँ से क्या ऑब्जेक्ट बन सकता है कि जब कोई आवेश गतिशील होता है तो वह कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो विद्युत और चुंबकीय दोनों। तब इस प्रकार उत्पन्न तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी व इनकी सर्वप्रथम प्रायोगिक पुष्टि हर्ट्ज ने की थी तथा इन्हें लंबी दूरी तक प्रसारित मार्कोनी ने किया था। ठीक, फिर इसके बाद में आती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या हैं? विशेषता नंबर फर्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, यानी इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, सेकंड है, विद्युत चुंबकीय तरंगें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण तथा विवर्तन आदि की घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। ये क्या होती हैं घटनाएं, इनके बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद विशेषता नंबर 3 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनावेशित होती हैं, अर्थात इन पर कोई आवेश नहीं होता। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग c = 1/√μ0ε0 होता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों व ध्वनि तरंगों में अंतर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इस पे से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो 2 कॉलम बनाएंगे, प्रकाश तरंगें, ध्वनि तरंगें। इन्हीं को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें और इनको बोलते हैं यांत्रिक तरंगें। ऐसा भी आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें और यांत्रिक तरंगों में अंतर, तो यही लिखना है आपको। ठीक, पहला पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन बन सकता है कि अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखिए। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है, जबकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती। प्रकाश तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती। प्रकाश तरंगों का वेग 3 × 10⁸, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और ध्वनि तरंगों का वेग मात्र 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी प्रकाश तरंगों का वेग बहुत अधिक होता है और इनका वेग बहुत कम होता है। ठीक, इसलिए जब बिजली चमकती है तो पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है, बाद में उसकी आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का वेग अधिक होता है और इसका वेग कम होता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग घट जाता है, यानी प्रकाश के सामने कोई मजबूत सतह आ जाएगी, मजबूत वस्तु आ जाएगी तो प्रकाश का वेग घट जाएगा। लेकिन ध्वनि की बात करें तो जितनी वस्तु सघन होगी उसमें उतनी ज़्यादा आवाज़ आती है पटकने पर। ठीक, तो ध्यान रखना, सघन माध्यम में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगें सूर्य विद्युत
बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च आदि से प्राप्त होती हैं। और ध्वनि तरंगें वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होती हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह या संचार उपग्रह को समझाइए। तो क्या होता है तुल्यकाली, भूस्थायी या संचार उपग्रह? तो हेडिंग बना लेंगे भूस्थायी उपग्रह। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। ठीक, ध्यान रखना, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। इस उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक, इस उपग्रह का आवर्तकाल, जो आवर्तकाल है पृथ्वी के घूर्णन काल के तुल्य, अर्थात 24 घंटे या एक दिन या 86,400 सेकंड होता है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से सदैव स्थिर दिखाई देता है, इसलिए इस उपग्रह को भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। और इसका जो आवर्तकाल है पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है, इसलिए इसे तुल्यकाली उपग्रह, तुल्य मतलब समान, काल मतलब पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर। इस उपग्रह का उपयोग संचार व्यवस्था में किया जाता है, इसलिए इसे संचार उपग्रह भी कहते हैं। इसकी आती हैं फिर उपयोग। तो उपयोग में लिखेंगे वायुमंडल में ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन करने में, मौसम के बारे में पूर्व सूचना प्राप्त करने में, टेलीविज़न कार्यक्रमों तथा रेडियो संवादों को दूर दूर तक प्रसारित करने में, उल्कापिंडों का अध्ययन करने में, अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान एवं अन्य ग्रहों तक पहुंचने की जानकारी प्राप्त करने में। इन सभी के बारे में किसका उपयोग किया जाता है? तुल्यकाली उपग्रह का। ठीक, फिर इसके बाद आता है ध्रुवीय उपग्रह। नाम से स्पष्ट, ध्रुवीय मतलब ध्रुवों की कक्षा में जो गति करेगा। तो हेडिंग बना लेंगे ध्रुवीय उपग्रह। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुवों से होकर जाने वाली कक्षा में परिक्रमा करता है, ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। इसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर होती है तथा इसका आवर्तकाल 4 से 6 घंटे होता है। 4 से 6 घंटे होता है। ठीक, एक दिन में किसी स्थान से 4 से 6 फोटो प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार इस उपग्रह का उपयोग सुदूर संवेदन में किया जाता है। ठीक, यह उपग्रह क्या करता है? पृथ्वी के ध्रुवों की कक्षा में गति करेगा और वहां से एक दिन में 4 से 6 फोटो खींचकर उनकी जानकारी भेजता है, यानी इसका उपयोग सुदूर संवेदन में किया जाता है। अर्थात किसी स्थान पर पहुंचे बिना उस स्थान का अध्ययन उस स्थान से प्राप्त फोटो की सहायता से किया जा सकता है। इस उपग्रह को सुदूर संवेदन उपग्रह कहते हैं। इस उपग्रह का उपयोग जासूसी करने में किया जाता है। ध्यान रखना, जासूसी करने में किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? ध्रुवीय उपग्रह का। ठीक, इसके बाद इसका डायग्राम दिख रहा है, अब ये डायग्राम बना लें। ठीक, और ऐसे ही बना सकते हैं हाथ से। इसके बाद में डायग्राम बनने के बाद फिर लिखेंगे इसके उपयोग। तो उपयोग में नंबर फर्स्ट हो जाएगा मौसम विभाग में मौसम के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त करने में। ठीक, और सुदूर संवेदन के लिए, पर्यावरणीय जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूक्ष्म तरंगें क्या है, परिभाषित कीजिए। तो सूक्ष्म तरंग क्या है? ऐसी तरंगें जिनका तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर के मध्य होता है, 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के मध्य होता है, सूक्ष्म तरंग कहलाती हैं। इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य कम होने से बड़े आकार के अवरोधों से कम होने से, ये बड़ा लिखा है यहाँ पर, बड़े आकार के अवरोधों से मुड़ती नहीं है। ठीक है, इसलिए इन तरंगों का उपयोग रडार प्रणाली में किया जाता है। रडार प्रणाली मतलब सूचनाओं को भेजने में इन्हीं तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक,
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉस्मिक तरंगें क्या हैं। तो कॉस्मिक तरंगें ऐसी किरणें जिनका तरंग दैर्ध्य 10 की घात माइनस 15 मीटर से 10 की घात माइनस 13 मीटर के मध्य होता है, कॉस्मिक तरंगें कहलाती हैं। कॉस्मिक तरंगें ऋणावेशित होती हैं, इसलिए यह तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती। यह तरंगें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ठीक, फिर आता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसे डिटेल से भी समझ सकते हैं और इसकी शॉर्ट परिभाषा भी है। तो लिखेंगे, जब सूर्य से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तब पृथ्वी का वायुमंडल में उपस्थित CO2 व अन्य गैसें इन अवरक्त विकिरणों को रोक देती हैं। जैसे सूर्य की किरण पृथ्वी पर आएंगी तो वायुमंडल में बहुत सी CO2 व अन्य गैसें हैं, वो इनको क्या करेंगे, रोकती हैं। ठीक है, और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब सूर्य का प्रकाश लगातार आ रहा तो पृथ्वी क्या होगी, गर्म हो जाएगी, जिससे पृथ्वी अवरक्त विकिरण उत्पन्न करने लगती है, उत्सर्जित करने लगती है। यह अवरक्त विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल की निचली सतह से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। ठीक, जिससे पृथ्वी के निकट का ताप बढ़ जाता है। इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक, ताप का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हरे पौधे पृथ्वी पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं या तैयार करते हैं। अथवा करके क्या लिखेंगे, निचले वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के परावर्तन द्वारा पृथ्वी तल का गर्म बना रहना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। गर्म बना रहना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपके लिए सुटेबल रहेगी। ठीक, इसके बाद इसका डायग्राम दिख रहा है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर ये सन है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। अब इसमें जो CO2 अन्य गैस है वायुमंडल में, उसको रोकेंगे, लेकिन सूर्य का प्रकाश लगातार पृथ्वी पे आ रहा तो पृथ्वी गर्म हो गई, इसलिए पृथ्वी भी अवरक्त विकिरण उत्पन्न कर रही है। लेकिन जब विकिरण पृथ्वी के निचले सतह से, वायुमंडल की निचली सतह से टकरा कर पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। यहाँ पर पेड़ वगैरह बना सकते हैं। ठीक, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव का नामांकित चित्र है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहें और जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय